मैं मोनाको में हूँ। ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन साथ ही सबसे महंगे और घनी आबादी वाले देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ लगभग हर मीटर जमीन पर निर्माण किया गया है। मोनाको अमीर लोगों के लिए एक देश है। यहाँ वे लोग रहते हैं जिन्होंने दूसरे देश में संपत्ति अर्जित की है और यहाँ बस उन पैसों को खूबसूरती से खर्च करते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ बिना अरबों के आए हैं। उन्होंने यहाँ अच्छी नौकरी या व्यवसाय में सफल हुए। मोनाको में यह आसान नहीं है और आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि वे यह कैसे कर पाते हैं। निस्संदेह मोनाको हर किसी के लिए नहीं है। ये एक विशिष्ट स्थान है और यहाँ सब कुछ महंगा और भव्य है। मॉस्को के बाद मैंने सोचा कि भला मुझे और क्या चौंका सकता है। मैंने देखा कि वास्तव में मोनाको क्या है और मेरा संसार उलट गया। मैं कहूँगी इस छोटे से देश की रहस्यमयता और विचित्रता को बढ़ाता है कि यहाँ पुराने तरीके से एक राजकुमार शासन करता है। ये एक राजकुमार राज्य है, ये एक राजशाही है, ये पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। सबसे भयानक अपराध ये राजकुमार परिवार का अपमान है। खरगोश जेल में डालता है। यह वास्तव में अमीरों का राज्य आकार में केवल एक साधारण शहर के छोटे से मोहल्ले जितना है। ठीक है, मैंने आधिकारिक रूप से पूरे देश को एक सीमा से दूसरी सीमा तक पार कर लिया, और वह भी लंबाई में। लेकिन यहाँ धन की सांद्रता दुनिया में सबसे अधिक है और इस जमीन पर कुछ खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसी एक अपार्टमेंट की कीमत है लगभग 2.5 मिलियन यूरो। 2.5। मोनाको करोड़पतियों का दलदल है। वहीं इस समय मोनाको में बसना अमीर लोगों के लिए भी इतना आसान नहीं है। इस एपिसोड में मैं न केवल मोनाको को पैदल पार करूंगा, बल्कि समुद्र की ओर से एक यॉट पर भी जाऊंगा और साथ ही मैं दिखाऊंगा कि पड़ोसी फ्रांसीसी शहरों में लोग कैसे रहते हैं, और यहाँ तक कि एक जंगली समुद्र तट पर भी जाऊंगा। टेस्टोस्टेरोन अधिक होगा। तो मेरे YouTube और Instagram को सब्सक्राइब करें और चलें। मोनाको एक शहर राज्य है। यहाँ कोई खेत और अंगूर के बाग नहीं है। ये सब पास में है फ्रांस में, जिसकी सीमा बहुत ही शर्तीय और लगभग अदृश्य है। हम समुद्र से यॉट पर मोनाको बढ़ रहे हैं। कहाँ प्रिंसिपैलिटी है ऊंची इमारतों। हम अकेले नहीं हैं जो अच्छी तरह से बसे हैं। इन तटों के समुद्र में भारी यातायात है। हमें पीछे छोड़ रहा है। नावें इतनी तेजी से चल रही हैं कि हवा से कुशन उड़ जाते हैं। बहुत सारी जीव जंतु हैं। हमारी लहरों के साथ खेल रही है और मस्ती कर रही है कोई बड़ी मछली जिसे मैं नहीं जानता। यह अलेक्जेंडर है। वह नीले तट पर चला गया और अपनी यॉट पर मोनाको और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को घुमाता है। और इस तरह अपनी यॉट पर मोनाको के पास जाया जा सकता है। इसके लिए कुछ चाहिए, कोई अनुमति? मुझे नहीं पता। अच्छे इरादों वाले अच्छे लोगों को प्रिंस सब कुछ अनुमति देता है। मोनाको के बंदरगाह में यॉट रखना बहुत महंगा है। ये उन लोगों से स्पष्ट है जो यहाँ लंगर डाले हुए हैं। यहाँ तक कि एक गोताखोर कैटामरन भी है। यह असंभव है, बहुत कठिन है। गर्मियों में बढ़ी हुई कीमतें दोगुनी हो जाती हैं। ये सब गंभीर लोग, गंभीर पैसे। मोनाको में हवाई अड्डा बनाने के लिए कोई जगह नहीं है और जो लोग ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना चाहते वे नीस से हेलीकॉप्टर से आते हैं, और कुछ सस्ते भी हैं। सामान्य उड़ानें जिनके टिकट की कीमत 160 यूरो है। हेलीपोर्ट, हाँ, दुनिया में एकमात्र जगह है जहां हेलीकॉप्टरों की जाम लगती है। ये साल में 2 बार होता है। कान पारा फिल्म फेस्टिवल में, फॉर्मूला 1 में। यहाँ हवा में लटके रहते हैं जैसे भौरे, और जल्दी से उतारते हैं या ले जाते हैं और जल्दी से उड़ जाते हैं। और यहाँ वे ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं। ये इमारत एक पहचान पत्र है। मोनाको, ये ओशन म्यूजियम है, जैक सिव कस्टो के नाम का ओशनारियम म्यूजियम। इमारत की छत पर एक व्हेलिंग गन स्थापित है। यह मोनाको की जेल है, दुनिया की सबसे प्रगतिशील जेल, जहां 3 प्रकार की आइसक्रीम चुनने के लिए उपलब्ध है। बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ। यूं कहें, कुछ हमारे देशवासी वहां से बहुत संतुष्ट और खुश होकर निकलते हैं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक स्थान का दौरा किया। बड़े लाइनर को बंदरगाह में हमेशा खाली जगह नहीं मिलती है और वे कहीं पास में लंगर डाल देते हैं।
और ये सभी बचाव नौकाएं हैं। इस महासागरीय जहाज से सभी लोगों को ले जाया जाता है। बंदरगाह रियासत के सबसे व्यस्त स्थानों में एक है और यह सबसे बहुउद्देशीय स्थानों में है। ओलंपिक स्विमिंग पूल, सर्दियों में आइस रिंक बनता है। एक चौक है जहां शो, प्रदर्शनियां, प्रतियोगिताएं होती हैं। फॉर्मूला 1 रेस के समय स्टैंड लगते हैं। बिल्कुल बंदरगाह के दृश्य के साथ क्सेनिया रहती है, जो 1 साल पहले मोनाको आई थी। तो इसका मतलब ये है मोनाको का लगभग केंद्रीय क्षेत्र है। हालांकि मेरे ख्याल से मोनाको पूरा ही केंद्रीय है और यह तुम्हारा इलाका है। हाँ, लेकिन हम मोंटे कार्लोई और ला कंदामिन की सीमा पर हैं। खैर, यहाँ ऐसे इलाके हैं कि 1 मिनट में एक इलाके में चलते हो और पहले ही सीमा पर पहुंच जाते हो। हाँ शायद। यही विशेषता है तुम्हारा क्षेत्र। ये मोंटे कार्लो नहीं है, मोंटे कार्लो अगली गली में है। मोंटे कार्लो? अच्छा, ये घर मोंटे कार्लो का है? घर मोंटे कार्लो का है। वाह, मोंटे कार्लो में रहता हूँ। वाह, कमाल है। मैं फिलहार्मोनिक थिएटर जाता हूँ, यह भी सब यहीं पास में है। प्रसिद्ध ग्रेस केली का थिएटर पास में है। मोंटे कार्लो की फिलहार्मोनिया भी 10 मिनट की दूरी पर है यहाँ से। खैर, अगर कुछ बचा है तो इसे कैसीनो में खर्च किया जा सकता है। फर्श बहुत सुंदर है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह एक बड़ा भवन है और यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है गलियारों से। ये लिफ्ट पहले से ही दूसरे भवन की है। बहुत अच्छा, मजेदार लिफ्ट। थोड़ी पुरानी है। हाँ, हम अभी एक भवन से दूसरे भवन में जा रहे हैं। अगर आप घूमते हैं तो आप पहाड़ी पर चढ़ते हैं और भवन के चारों ओर घूमते हैं। मैं थक जाता हूँ। खैर, मोंटे कार्लो ये एक बड़ा अपार्टमेंट है। बड़ा अपार्टमेंट, लगभग 70 वर्ग मीटर, शायद बालकनी के साथ और भी बड़ा। इस हिस्से में हमारे पास 2 कमरे हैं। नहाना, यहाँ एक लॉन्ड्री भी है। रसोई छोटी है लेकिन आरामदायक है। मुझे लगता है यह विशाल है। फ्रेंच कुछ अवधारणाएं। लेकिन सबसे अद्भुत बात निश्चित रूप से बालकनी है। हमारी छत बड़ी है। हे भगवान, हाँ, छत बड़ी है। फॉर्मूला 1 के लिए यहाँ किराए पर दे सकते हैं। मुझे नहीं पता, 100 टिकट बेच सकते हैं। दौड़ के दौरान पूरा देश फॉर्मूला 1 ट्रैक में बदल जाता है। यानी ये मुख्य ट्रैक है जहां फॉर्मूला 1 होती है। शुरुआत यहीं से होती है, सामने स्विमिंग पूल के पास। मुख्य स्टैंड है। हाँ, यहाँ मुख्य स्टैंड है। इसीलिए इस साल हमें पहली बार फॉर्मूला 1 में शामिल होने का मौका मिला, एक्सचेंज, और यह निश्चित रूप से बहुत शानदार था। और हमने अपने दोस्तों परिचितों को आमंत्रित किया, सिर्फ मजे के लिए। यानी हमने कुछ भी नहीं बेचा। एक बार मैंने टेलीग्राम चैनल में पढ़ा कि इस छत के लिए टिकट, यानी इन 2 घरों के लिए, क्योंकि इन 2 घरों से अधिकांश हिस्सा दिखाई देता है, 3000 यूरो। 3000 यूरो ये एक दिन के लिए है या 2 दिनों के लिए? यह दिलचस्प, ऊर्जा से भरा, लोग खुश, चारों ओर संगीत था। यानी मोनाको में ये चारों दिन एक उत्सव की तरह थे। मॉस्को की क्सेनिया ही और पहले फ्रांस चली गईं। 1 साल पहले मेरी पसंदीदा छात्रा ने मुझे नीस में पियानो के निजी पाठों के लिए आमंत्रित किया। मैंने 1 महीने अपनी छात्रा के घर प्राग में बिताया। हमने साथ में समय बिताया। इसके बाद मेरी सबसे अच्छी दोस्त अमेरिका से मेरे पास आई। हमने नीस में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। हम साथ में रहने लगे 2-3 महीने। और इसके बाद मैंने मोनाको में शिफ्ट होने का निर्णय लिया, क्योंकि मैं परिस्थितियों के संयोग के लिए बहुत आभारी हूँ जिससे मैं यहाँ पहुँची। और मैंने देखा कि मोनाको क्या है, और मेरा संसार, जैसे कि मैंने आपको बताया, उलट गया। ये मैं पहले से ही घर पर हूँ एलेना के पास। वह चिकित्सा और आनुवंशिकी में काम करती है और उसके कार्यालय की अलमारियां पुरस्कारों, डिप्लोमों और महत्वपूर्ण लोगों के साथ तस्वीरों से झुकी हुई हैं। आपके पास कतर से एक व्यक्ति आया था। उसे सत्र की कितनी कीमत पड़ी? नहीं, मेरे पास प्रति घंटा शुल्क है, वेबसाइट पर है। ये सभी 4 अंकों की संख्याएं हैं। दक्षिण फ्रांस में एलेना तब पहुंची जब उसे एक बड़े चिकित्सा केंद्र में आमंत्रित किया गया। एलेना डॉक्टरों के परिवार में पैदा हुई और अब अपने मरीजों के डीएनए के साथ काम करने में विशेषज्ञता रखती है।
मुझे हमेशा एक बहुत बीमार सेंट पीटर्सबर्ग के बच्चे के रूप में दिलचस्पी थी कि कैसे बीमार न पड़े, क्योंकि बचपन में मैं डॉक्टरों, यूकियो और इन सब के प्रति नापसंद करती थी। डॉक्टरों का परिवार भी था, याद है, सभी मुझे इलाज करते थे स्वाभाविक रूप से। बुढ़ापे के लिए सबसे अच्छा प्रमुख तरीका और रणनीति। आज यह हमारी डीएनए के काम को अनुकूलित करना है। अगर आप सोचते हैं कि अभी क्या, आजकल पैसा, सुरक्षा की गारंटी, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो वे एक बड़ा जोखिम कारक होते हैं। एक बार मेरे पास एक अरबी राजकुमारी ने अपॉइंटमेंट लिया। उस समय उसकी उम्र 29 साल थी। वह एक अद्भुत सुंदरता थी। वह यहाँ कैसे आई? आगे एक सहायक चल रहा था। उसके पास एक थैला था। थैला आकार में सांता क्लॉज के थैले से भी बड़ा था। ये थोड़ी दवा है। हाँ, अमेरिकियों के पास बहुत बड़ी मात्रा है चीनी की खपत की नीचे। वे यहाँ तक कि नवजात शिशुओं में टाइप 1 डायबिटीज यानी इंसुलिन निर्भर प्राप्त करने में सफल रहे उनकी सुपर मीठी मिश्रणों पर। राज्य का सबसे केंद्रीय स्थान है मोंटे कार्लो का कैसीनो। हमेशा महंगी गाड़ियां होती हैं और कैमरे होते हैं जो नजर रखते हैं, जो फव्वारे में सिक्का डालता है। कैसीनो के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वे पर्यटक हैं, फोटो खींचने के लिए आए हैं। खेल के हॉल में लोग कम होते हैं और वहां फोटो खींचना सख्त मना है। हम बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चिप्स खरीदने होंगे। हाँ, आप प्रवेश द्वार पर चिप्स ले सकते हैं और वे मशीनों पर खेलते हैं। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है, खासकर अमेरिकियों के लिए। अभी यहाँ बहुत सारे अमेरिकी हैं। यहाँ मुख्य रूप कौन खेलता? अलग अलग लोग। पारंपरिक पूछें, एशियाई सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर हमारे हमवतन की बात करें तो आप रूसी भाषा सुनेंगे। यहाँ 3 हॉल हैं। पहला हॉल मशीनों का है, फिर आते हैं खेल जैसे कि रूले, ब्लैक जैक, और फिर एक पूरी तरह से बंद क्षेत्र है जहाँ बहुत गंभीर लोग खेलते हैं, जहाँ किसी को भी नहीं जाने दिया जाता। आप बस अनुरोध कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं और वे आपको दिखाएंगे। लेकिन जब वे खेलते हैं तो ये बड़े खिलाड़ी होते हैं जो वीआईपी में खेलते हैं। और क्या आपने इस दौरान कभी कोई दांव लगाया? इस दौरान? ओह, आप जानते हैं, नहीं, मेरे पास बुडापेस्ट में युवा दिनों में एक मज़ेदार कहानी थी। जब मैंने खेला, बहुत ज़्यादा जीता, लेकिन तब जैसे समाजवाद में ये सब वापस देना पड़ता था। और ये है कैसीनो के प्रवेश द्वार पर अंधी किस्मत की मूर्ति। कैसीनो के पास एक मिनी पार्क है जिसमें अजीब मूर्तियां और मजेदार बत्तखें हैं। लेकिन यहाँ कबूतरों के लिए हंसी की कोई बात नहीं है। उनके लिए बड़ी भूखी चीलों की समस्या है। कशिश, चलो भागो। पिछले साल कैसीनो स्क्वायर पर कैसीनो की जगह किराए पर ली गई थी ताकि शादी की जा सके। आपको क्या लगता है कौन? वे भारतीय थे। भारतीय? वे भारतीय थे। इसकी कीमत कितनी थी? मुझे लगता है कि किराए की लागत, जानकारी के अनुसार 7 मिलियन। और यह है मोंटे कार्लो का कैसीनो, समुद्र से दृश्य। यहाँ भी पैसे हारे गए। यहाँ इस छोटे से गांव में देश के लोग, आत्माएं हारी गईं, सब कुछ खो गया इस कैसीनो में एक सदी के दौरान। भयानक चीजें कल्पना की जा सकती हैं। मानव नियतियां और पैसे यहां से गुजरे हैं। थोड़ा दाईं ओर मोनाको का एकमात्र समुद्र तट और सबसे शानदार क्लब है, जहां लड़कियां वास्तव में कभी कभी राजकुमार का इंतजार करती हैं, हालांकि शायद ही सफेद घोड़े पर। मोनाको की सबसे शानदार ऊंची इमारत में अलेक्जेंडर के अनुसार बहुत सारे रूसी भाषी लोग हैं। और पूरा डोनबास जो 2014 से यहां आकर बस गया है, इस इमारत को घेरता है। और कीव के लोग जो पहले यहां रहते थे उस होटल में रहते हैं। खैर, जैसे ये हाँ, जैसे हर जगह सब कुछ बांटा गया है। हम नाम नहीं लेते और इधर उधर नहीं करते, लेकिन लोग सम्मान करते हैं, लोग बहुत सम्मान करते हैं। सबसे नया कॉम्प्लेक्स फैशनेबल 1 साल पहले खुला, जिसे हम लास्टोचकिना ग्निनी कहते हैं। नहीं, हाँ, बेशक वहां अपार्टमेंट, होटल, ऑफिस, रेस्टोरेंट से शानदार। लेकिन ये फ्रांस है, ये पहले से ही फ्रांस है। लेकिन युद्ध की शुरुआत के साथ रूसी भाषी पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई।
धन्यवाद। यहाँ पर्यटकों की संख्या काफी कम है क्योंकि पहले यहाँ होटल द पेरिस में सिर्फ रूसी लोग होते थे। आज आप शायद ही रूसी भाषा सुनेंगे। मैं इसे दो भागों में बांटूंगी। कुछ लोग हैं जो यहाँ संपन्न होकर आते हैं, यहाँ बस अच्छा जीवन जीने और कैसीनो में जाने के लिए। उनके पास साधन है, उन्होंने इस जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है, उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है और वे यहाँ बस आराम करते हैं। दूसरा हिस्सा उन लोगों, हम भी यहाँ कमाने के लिए आए हैं। फ्रांसीसियों के लिए काम पर लगना बहुत मुश्किल है। इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए और बहुत सारी चीजें जैसे जीवन का दृष्टिकोण और अन्य सब कुछ होना चाहिए। इसलिए जो कर्मचारी होते हैं वे मुश्किल होते हैं। नीना और उनके पति ने यहाँ रूसी भाषा में एक पत्रिका का संपादन खोला। इतना ही नहीं, एलेना के अनुसार रूसी और यूक्रेनी करोड़पति अच्छी तरह से मोनाको में साथ रहते हैं। मोनाको में ये कम महसूस होता है क्योंकि आप बस ये नहीं जान सकते कि वह यूक्रेनी है या नहीं। यहाँ ये बहुत ही अस्वीकृत है कि किसी तरह से नकारात्मक रूप से कुछ चर्चा करना या आलोचना करना और अन्य। लेकिन सड़क पर रूसी अमीर यूक्रेनी अमीरों से नहीं लड़ते। नहीं, मोनाको अलग है। कम विश्वसनीय। फिर भी बड़े व्यापारी प्रतिबंधों को बखूबी पार करना सीख गए हैं। ये सिर्फ एक और चुनौती है क्योंकि कोई भी सफल व्यक्ति अपने जीवन में कई चुनौतियों से गुजरा है। तो अब हमारे पास दुबई का विकास हो रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। आश्चर्यजनक है, लेकिन कुछ ऐसा जो एमिरेट्स को समर्पित है मोनाको के बंदरगाह में तैयार किया जा रहा है। दुबई और मोनाको अब खुलेआम किसी चीज में तुलना कर रहे हैं। वातावरण समान है और लोगों का समूह भी समान है। व्लादिमीर एक रूसी है जिसने मोनाको और फ्रांस में कई ब्यूटी सैलून खोले हैं। वह खार्किव में पैदा हुआ, मॉस्को में बड़ा हुआ, इंग्लैंड में पढ़ाई की, अमेरिका में रहा और अंत में यहाँ आ गया। माता पिता चाहते थे कि वह एक राजनीतिक वैज्ञानिक बने। मॉस्को में भी उसने एक शानदार सैलून में ब्यूटी इंडस्ट्री में काम किया। हमने खरीदा फ्रेंचाइजी सैलून। वह एक अलग जगह पर था क्योंकि वह छोटा था। फिर हमने और निवेश किया, उसके लिए एक बड़ा सैलून खरीदा। अब हमारे पास 3 सैलून हैं, 2 मोनाको में और एक वहाँ। हाँ, वह भयानक है। मुझे उनके निवास के कारण हटा दिया गया। ये सब क्या है? ये मेरा सहयोगी अंद्रेया है, इटालियन। कितना खर्च होता है? 80 यूरो। 80 यूरो। और ये मोनाको के लिए महंगा नहीं है मुझे लगता है। ये किस प्रकार का हेलमेट है? ये एक पुरानी फिल्म के कार्टून का ड्रायर है। ये एक तकनीक है, हम शाब्दिक मालिश करते हैं। चेहरे की मालिश, शाब्दिक मालिश, अंदर से मालिश। हाँ हाँ, उनके लिए लिफ्टिंग, चेहरे के लिफ्टिंग का प्रभाव आएगा। सारा राजकुमार राज्य पहाड़ी ढलानों पर स्थित है और अमीर लोगों को पैदल चढ़ने के लिए मजबूर करना उचित नहीं होगा, इसलिए यहाँ हर जगह लिफ्ट है। वास्तुकला बहुत मिश्रित है। यहाँ इस तरह से सिनेगॉग दिखता है। कई इतालवी इमारतें हैं, लेकिन मुख्य रूप से शहर ऊपर की ओर बढ़ रहा है क्योंकि मोनाको में रहने की इच्छा रखने वाले बहुत अधिक लोग हैं। मोनाको के लगभग सभी निवासी कम से कम करोड़पति हैं। कम से कम वे लोग जिनके पास यहाँ कोई संपत्ति है, क्योंकि सबसे सस्ता अपार्टमेंट कोई 15 वर्ग मीटर का स्टूडियो लगभग $1 मिलियन का होता है और प्रति वर्ग मीटर की औसत कीमत लगभग 100,000 जिंको यूरो तक पहुंचती है। विश्वसनीय। पूरे देश में मैंने वास्तव में केवल एक जर्जर इमारत पाई। जगह की इतनी कमी है कि अस्थायी छतें सीधे सड़क पर बनाई जाती हैं। इसे हटाया जा सकता है और फिर वहां सड़क बन जाती है। मान लीजिए फॉर्मूला 1 के लिए लगभग 170 वर्ग मीटर, नाई के लिए 10 बैठने की जगह। मोनाको के लिए ये बहुत ज्यादा है। खुद का स्थान बहुत बड़ा है। ये कितने का है? मोनाको में आप दीवार नहीं खरीद सकते क्योंकि कुछ मालिक हैं जो दीवार के मालिक हैं। आप तथाकथित फोंडो कॉमर्स खरीदते हैं। फोंडो कॉमर्स 1.5 मिलियन का होता है। उदाहरण के लिए 1.5 मिलियन सिर्फ यहाँ काम शुरू करने के लिए है।
हाल ही में सैलून की ग्राहक संख्या बदल गई है। प्रतिबंध हैं। इससे पहले हमारे पास निश्चित रूप से वास्तव में बहुत बड़ी संख्या में रूसी भाषी ग्राहक थे। मैं कहूँगा शायद 50 से 60% रूसी भाषी जनता थी। मेरी नीति, जिसे मैंने शुरू से ही अपनाया, न करना, स्नान, मेता, रूसी सैलून, यही बात है। मुझे लगता है कि यह सबसे पहले तो एक बड़ी गलती है। मेरे पास रूसी भाषी कर्मचारी आधे से कम हैं। यूक्रेन, मोल्दाविया, रोमानिया, रूस, पोलैंड, इटालियन, बहुत सारे, आर्मेनियाई हैं। ये नस्त्या है, वो मोल्दोवा से है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई की, एक ऑस्ट्रियाई से शादी की और उसके साथ मोनाको चली गई। यहाँ अपनी पेशेवर नौकरी पाना असंभव साबित हुआ। यहाँ पता चला कि सभी मांग वाली नौकरियां या तो वित्तीय क्षेत्र में है या सेवा क्षेत्र में की, ताकि वहां विदेश मंत्रालय के साथ काम कर सकें। तुम्हें किसी प्रकार की कहें तो सरकारी, खैर किसी सरकारी संस्थान में तुम्हें मोनेगास्ट होना चाहिए। दूसरे क्षेत्र में खुद को खोजना पड़ा और मैंने पाया, मैंने कुछ समय के लिए रूसी ऑर्थोडॉक्स पैरिश में काम किया और मैंने वहाँ खुद को बहुत अच्छी तरह से पाया। ये मुझे उपयुक्त था। और मेरी शिक्षा के अनुसार, और क्योंकि आखिरकार ये हमारा समुदाय था, बहुत से लोग थे जैसे कि हमारे सोवियत क्षेत्र से। अब नस्त्या अपने पति के काम के सिलसिले में बहुत यात्रा करती हैं, जिन्हें वह ऊर्जा क्षेत्र में काम में मदद करती है। मान लीजिए तेल रिफाइनरियों का निर्माण। इसके अलावा नस्त्या स्वास्थ्य सलाहकार भी हैं। मुझे पढ़ाई के लिए जाना पड़ा, एरोमाथेरेपिस्ट, नैनोथेरेपिस्ट, और मैं धीरे धीरे इन 4-5 वर्षों में मैं पूरी तरह से इस क्षेत्र में आ गई और अब मेरे पास वहाँ ग्राहक भी आने लगे हैं। तुम मोल्दोवा क्या करती थी? मैं मोल्दोवा में पैदा हुई, यहाँ पर ही बड़ी। ये सब मोल्दोवा में किया जा सकता। सेनिया एक संगीतकार है और उसे मोनाको में काम जारी रखने में सफलता मिली। मैं वर्तमान में बहुत से छात्रों को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन काम जारी रखता हूँ। अभी मैं ऑनलाइन पाठों को मिला रहा हूँ और ऑफलाइन भी। मुझे निश्चित रूप से ऑफलाइन पाठ बहुत पसंद है क्योंकि वे बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। बात करना अधिक दिलचस्प होता है। हमेशा प्रहार कर सकते हैं। कभी कभी इस तरह के रूप में ऑफलाइन देना बेचना भी अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन पाठ रिकॉर्ड करना, इसे शानदार तरीके से संपादित किया जा सकता है। पियानो पर कितना कमा सकते हैं? तुम्हारे पास 1 घंटे की कीमत कितनी है? मेरा पाठ अभी 60 से 80 यूरो के बीच है। मूल रूप से यह मोनाको के लिए बहुत अच्छी कीमत है। मैं अपनी कीमत 100 तक बढ़ाने की योजना बना रहा हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। साधारण कामगारों के लिए मोनाको में आवास किराए पर लेना अविश्वसनीय रूप से महंगा है और हर दिन हजारों लोग ट्रेन और बसों में बैठकर मोनाको काम करने आते हैं। कुछ लोग स्कूटर पर आते हैं, सीधे सूट में। वास्तव में लगभग पूरा स्टाफ सूट में चलता है। मोनाको के निवासी खुद ऐसी पोशाक कम पहनते हैं। हर दिन लगभग 50-60 हजार लोग लगभग आते हैं। क्या वे सुबह ट्रेन से आते? वे सुबह ट्रेनों से, खैर कुछ लोग कारों से आते। जो यहाँ एक साधारण व्यक्ति के रूप में काम करता है, एक साधारण नौकरी पर, वह यहाँ आवास का खर्च नहीं उठा सकता। यहाँ उनके पास अच्छी चीजें हैं, लेकिन नहीं, उसे ऐसे खर्चों की क्या जरूरत। लेकिन उनकी तनख्वाहें शानदार हैं। हर कोई यहाँ काम करना चाहता है, कोशिश करता है, क्योंकि वे फ्रांस और इटली की तुलना में काफी अधिक हैं। इसलिए लोग न केवल फ्रांस से बल्कि इटली से भी आते हैं। मोनाको की सड़कों पर काले प्रवासी ज्यादातर कम ही दिखते हैं। हाँ, उन्हें खास अंदर आने नहीं दिया जाता। उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा सकता। वैसे अगर आप ट्रेन से भी यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ बाहर हमेशा पुलिस खड़ी रहती है। स्टेशन के बाहर, हाँ स्टेशन के बाहर। वे बस दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं। वे बस अंदर नहीं आने दे सकते क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आया। बात यह है कि हमारे यहाँ राजशाही है, भले ही संवैधानिक हो, लेकिन राजशाही है। यहाँ फ्रांसीसी विकृत लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है।
बिल्कुल, यहाँ कोई नस्लीय भेदभाव नहीं है, लेकिन मोनाको में दस्तावेजों की सख्त जांच होती है। फ्रांस में मेहमान नवाजी थोड़ी अलग है। फ्रांस में अलग है, हाँ। मैं उदाहरण के लिए फ्रांस और कनाडा की तुलना कर सकता हूँ। बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया। कनाडा में आते हो, यहाँ आते हो, स्थानीय लोग पूछते हैं, ओह कनाडा कैसा लगा, तुमने क्या देखा, और ये देखो। और जब फ्रांस में आते हो तो वे पूछते हैं, क्या तुम रहने की योजना बना रहे हो, तुमने भाषा कहाँ सीखी, कल्पना करो तुम वहां भत्ते पर रह रहे हो, है ना। मोनाको में आने वाले लोगों की संख्या स्थानीय निवासियों से कहीं अधिक है और सड़क पर किसी भी देश के लोगों से मिल सकते हैं। पड़ोसी, तुम्हारा पड़ोसी। तो मोनाको में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पड़ोसी नहीं हैं। तुमने इतालवी में अभिवादन किया। इटालियन, हाँ। तुम्हारे पड़ोसी कौन हैं? नॉर्वे की एक महिला जिनके पति फ्रांसीसी हैं, वो फ्रांसीसी मोनेगास्क हैं और उनका उपनाम जर्मन है सिमरमैन। अन्य पड़ोसी भी मान लीजिए मंजिल पर लेबनान से हैं और एक पड़ोसी कनाडा से भी है। मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ही दिन मैंने अपनी किशिनो स्कूल के 3 लड़कों से सीधे मोंटे कार्लो के कैसीनो के पास ही मुलाकात की। वैसे मैं मोनाको के पास एक उच्च श्रेणी के रिसोर्ट कैप्फेरा में एक मोल्दोवन शादी में शामिल हुआ। मोल्दोवन संगीत पर विभिन्न जातियों और राष्ट्रीयताओं के लोग आनंद ले रहे हैं। मोनाको में एक वेतन पर कैसे जीवित रहें? वास्तव में अगर आवास का सवाल हल कर लिया जाए और रेस्तरां में न जाया जाए तो यह मुश्किल नहीं है। यहाँ पिज्जा को बाहर ले जाने में कोई संकोच नहीं करता और वास्तव में पार्कों और बेंचों पर अक्सर लोग मिलते हैं जो काम से लंच के लिए बाहर आए हैं और रेस्तरां का खर्च नहीं उठा सकते। वेंडिंग मशीन में पानी 1.5 यूरो का है और सुपरमार्केट हर इलाके में नहीं मिलते, बस 100, लेकिन वे हैं। सुपरमार्केट निश्चित रूप से करोड़पतियों के लिए नहीं है क्योंकि कीमतें फ्रांस की तुलना में थोड़ी अधिक हैं, लेकिन उचित रूप से अधिक हैं। आप किफायती कीमतें भी पा सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे फल किलोग्राम के हिसाब से अनार 35 यूरो, तरबूज 17.5। यह वास्तव में चौंकाने वाला है। मोनाको में कुछ चीजें 1 यूरो से सस्ती हैं। वेंडिंग मशीन में कॉफी 80 सेंट, कमाल है। पैदल मोनाको में कुछ चीजें मुफ्त भी हैं। दुकानों में कीमतों का विश्लेषण करने के बाद मैंने समझा कि कुछ चीजें वास्तव में बहुत सस्ती हैं। यह महंगा है लेकिन उतना महंगा नहीं है जितना उदाहरण के लिए नॉर्वे और अमेरिका में, यानी इतनी ज्यादा कीमतें नहीं हैं। मैं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता हूँ। मुझे मोनाको में बसें बहुत पसंद हैं। मासिक भुगतान 22 यूरो है। बसें बहुत साफ सुथरी हैं, भीड़ नहीं होती। हर बार जब मैं बस में बैठता हूँ मैं स्थानीय निवासियों को देखता हूँ और मेरे पसंदीदा निश्चित रूप से वे दादियाँ हैं जो मुश्किल से इस बस में चढ़ती हैं, लेकिन उनके पास एक बड़ा सा पन्ना जड़ा हुआ अंगूठी और बैंगनी रंग का कोट होता है। वे भी हमारी दादियों की तरह सार्वजनिक परिवहन में घूमना और दिखावा करना भी पसंद करती हैं। क्या यह सच है कि मोनाको में लोग खाने का सामान लेने गुफा में जाते हैं? खैर मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ प्रवेश द्वार है। ये चट्टान के अंदर एक और सुपरमार्केट है जहाँ क्सेनिया सामान लेने जा रही है। वहाँ दुकान है। खैर, मोनाको में रहने के लिए सबसे पहले आपको एक अपार्टमेंट किराए पर लेना होगा। यदि खरीदें तो यह 80,000 यूरो प्रति वर्ग मीटर से शुरू होता है। किराए पर लेना साधारणतः 7 से 8,000 यूरो से कम में नहीं, बहुत ही छोटी सी अपार्टमेंट के लिए। खैर, सबसे अमीर लोग यहाँ आधिकारिक रूप से रहते हैं। उनके पास अपनी कोई छोटी सी अपार्टमेंट या घर होता है। विला 3 फाइन मोनाको से 10 किलोमीटर दूर। पहले मैंने एक छोटी अपार्टमेंट खरीदी और फिर कुल मिलाकर कमाया और एक छोटा घर खरीदा।
मोनाको में अभी तक वास्तव में नहीं खरीदा। अलेक्जेंडर उस घर के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने एज में खरीदा। यह मोनाको के पास एक बहुत ही सुंदर स्थान है। चट्टानें, विदेशी बगीचा, शहर और किला। सड़क घुमावदार है, ये खतरनाक होता है। और जिस बस में मैं यात्रा कर रहा था उसने मोड़ पर एक कार को टक्कर मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप उस लड़की को अपनी पीठ से कांच निकालना पड़ा। आवाज की कीमत कितनी है? यह कीमत कमरे की संख्या, कमरों की संख्या पर निर्भर कर सकती है। दृश्य किस लाइन पर है, किस क्षेत्र में है। यह कीमत कहें तो 4 से 20,000 प्रतिमाह हो सकती है। कुछ बड़े अपार्टमेंट होते हैं जो 30-35 हो सकते हैं। इसमें शामिल नहीं है। वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ क्या है? व्यक्तिगत, ठीक है। और यहाँ मोनाको में कौन सी कम्युनल है? वैसे इतनी बेची बड़ी नहीं है। ये प्रतिमा लगभग 200 यूरो होती है। हमारे यहाँ बिजली बहुत सस्ती है। ऐसे अपार्टमेंट की कीमत कितनी है? ऐसे अपार्टमेंट की कीमत लगभग 2.5 मिलियन यूरो है। और अगर किराए पर लें तो यह लगभग 6,000 यूरो प्रति माह है। किराए पर है? मैं किराए पर रहता हूँ। जैसे मोनाको में रहने वाले सभी लोगों की तरह हमारे पास और मेरे पास भी फ्रांस में अतिरिक्त आवास है। मुझे कांस बहुत पसंद है और मेरे पास कांस में एक अपार्टमेंट है जहाँ मैं सप्ताहांत पर जाता हूँ। यहाँ हमारे पास कभी समुद्र का सुंदर दृश्य था। अब हम केवल एक छोटा सा टुकड़ा देख सकते हैं। और ये नया कॉम्प्लेक्स है जो बनाया जा रहा है। पहले घर जहां एलेना रहती है लगभग किनारे पर था। नया द्वीप बनाया जा रहा है और भरा जा रहा है। लगभग प्रति वर्ग मीटर की कीमत इन इलाकों में जैसे कोजनेडुगा के पास लगभग 100,000 यूरो होगी 1 मीटर। और आप कल्पना करें, पहली पंक्ति में लोग जिन्होंने पहली पंक्ति खरीदी उन्होंने स्पष्ट अधिक भुगतान किया। उन्होंने पैसे में नुकसान उठाया। खैर, मेरी समझ में उस पहली पंक्ति के पीछे फिर कभी और एक बनाई जाएगी। बहुत संभव है। हाँ, राज्य ने वास्तव में समुद्र से एक बड़ी भूमि वापस ली, अपने आकार को बढ़ाया और इस पर अच्छा लाभ कमाया। मोनाको न केवल ऊपरी हिस्से का निर्माण कर रहा है बल्कि मोनाको समुद्र को भी कब्जा कर रहा है। ये सभी इमारतें पहले ही समुद्र के ऊपर बनाई जा चुकी हैं और निर्माण कार्य जारी है। नस्त्या पास में रहती है। निर्माण कार्य कुंभी बहुत लंबे समय तक चला, सीधे कई सालों तक, 5 साल, और अब वे इसे पूरा कर रहे हैं। यह परेशान करता था क्योंकि वे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करते थे। वहाँ पानी के नीचे पत्थरों को ड्रिल किया और तोड़ा गया। अब वे अंत के करीब पहुँच रहे हैं। सब कुछ किराए पर दे दिया गया है। हाँ, अब कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। जैसे ही तुम मोनाको में शिफ्ट हुई तुम्हें पर्याप्त था क्या आप पाठों से धन कमाना? हाँ, बिल्कुल सही। तुमने खुद ही सभी सवालों का समाधान किया। पहले क्सेनिया मोनाको फ्रांस सीमा पर घर किराए पर लेती थी जिससे काफी बचत हो जाती थी। सीमा पार मोनाको संपत्ति की कीमत अचानक गिर जाती है। तुमने तब अपार्टमेंट कितना भुगतान किया? मैंने स्टूडियो के लिए भुगतान किया। वह स्टूडियो 2 मंजिला प्यारा था। बहुत से लोग आसपास बस जाते हैं और मोनाको में काम करते हैं। ठीक है, तुमने कैसे खुद को केंद्र के करीब केंद्र में स्थानांतरित किया?
सौभाग्य से मैं एक अद्भुत युवा व्यक्ति से मिली। हमारे बीच मेरे पुरुष मित्र के साथ संबंध बन गए और उस समय वह पहले से ही यहाँ रह रहा था। कसेनिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, वह फ्रेंच है। आपकी मुलाकात कैसे हुई? हमारी मुलाकात हवाई अड्डे पर हुई। मेरी एक फ्लाइट बदलनी थी, हमारी फ्लाइट रद्द हो गई थी और मैं पूरी तरह से उलझन में खड़ी थी। अब मैं क्या करूं? क्या करना चाहिए? उस समय मुझे फ्रेंच बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी और मैं पूरी तरह से उलझन में खड़ी थी और मेरे सामने युवा व्यक्ति मदद करने का फैसला किया, छिपाची, और पूछा क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मैंने कहा हाँ। यहाँ अपार्टमेंट का किराया थोड़ा बहुत महंगा है। मोंटे कार्लो में लगभग 70 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट वास्तव में कह सकते हैं कि यह लगभग 8,000 यूरो का होगा। आमतौर पर लड़का इसके लिए यह वह जगह है जहां क्सेनिया ने 8 गुना सस्ता अपार्टमेंट किराए पर लिया था। एक तरफ मोनाको की ऊंची इमारतें और दूसरी तरफ फ्रेंच शहर रोकब्रून के घर। सीधे पुल पर मोनाको की बसों का स्टॉप है। मेरे नीचे खाई है। इस खाई के बाईं ओर छोटे घरों वाला एक प्रांतीय फ्रेंच शहर है और दाईं ओर ऊंची इमारतें हैं और कोई गगनचुंबी इमारत बना रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे के साथ फ्रांस में अपने घर से बाहर निकली और मोनाको में घूमने चली गई। फ्रेंच शहर रॉकब्रून और मेंटन कभी मोनाको का हिस्सा थे और तब रियासत इतनी छोटी नहीं थी बल्कि 20 गुना बड़ी थी। किसी को यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन मोनाको अपनी पूर्व क्षेत्रों के लिए युद्ध नहीं करता। अब इन शहरों में वे लोग रहते हैं जो मोनाको के करीब रहना चाहते हैं और मैं भी रॉकब्रून में रुका था। देखो हमारी मुख्य दरवाजे के पास कौन सा सांप आ गया था। शहर में यूक्रेनी नंबर प्लेट्स दिखती हैं और एक रूसी दुकान है जिसे आर्मेनियाई लोगों ने खोला है। उसके पास बच्चों ने चिप्स का पैकेट गिरा दिया और मैंने उन्हें साफ करने के लिए कहा। आखिरकार यह यूरोप है, ठीक है, माफ कर दिया। अभी किसी को नहीं, सबको। मेंटन भी एक शानदार शहर है और ये कैसीनो से कमाई करने की कोशिश करता है। शाम को यहाँ पर आप कई CIS देशों के लोगों से मिल सकते हैं। ये लड़का मोल्दोवा से है और अपनी पत्नी को निराशा के साथ याद दिलाता है कि यह पहले से ही 10 साल हो गए हैं जैसे वह विदेश में काम कर रहा है। मुझे छुआ। यहाँ फ्रांस और मोनाको के बीच की सीमा सीधे इस गली से गुजरती है और अब मैं इस सीमा को पार कर रहा हूँ। दृश्य अंतर नहीं है, लगभग कोई नहीं, लेकिन तुरंत दिखता है कि फ्रांसीसी तरफ अधिक व्यापार है। सभी कंपनियां जो इस सड़क के इस तरफ काम करती हैं पहले से ही फ्रांसीसी कानूनों के अनुसार काम करती हैं और यहाँ की संपत्ति की कीमत तुरंत कई गुना कम है और ATM वह भी तुरंत फ्रांसीसी है। ब्यूसोलिल यह एक फ्रांसीसी बस्ती है जो मोनाको से सटी हुई है। यह सीधे रियासत के साथ फैला हुआ है। अब मैं अंदर जा रहा हूं इसी बोसोलाई में। ब्यूसोलिल मोनाको पर मंडरा रहा है और यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत ऊंची हैं, ठीक है, पैदल चढ़ना कभी कभी यह बस असंभव होता है और लोगों को परेशान न करने के लिए यहाँ हर जगह खुले आसमान के नीचे ऐसे एस्केलेटर हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी शॉपिंग सेंटर में हूँ, लेकिन बहुत अजीब। अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह शर्तीय सीमा पार करने के तुरंत बाद महसूस होता है। अलग फुटपाथ, कचरा मिल सकता है, बिल्कुल अलग प्रतिष्ठान और यहाँ तक कि लोगों के चेहरे भी कहें तो अधिक दक्षिणी। मोनाको में ऐसा छोटा दुकान नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ वे अक्सर मिल जाते हैं।
मोनाको किसी तरह से अपनी प्रवासन नीति को इस तरह नियंत्रित करता है कि वहां लगभग कोई गहरे रंग के लोग या अरब नहीं है, और जैसे ही आप बॉसले में प्रवेश करते हैं वे तुरंत बहुत सारे होते हैं। शायद दुनिया में कहीं और ऐसी अंतर नहीं है। 10 मीटर दूर चले गए, आवास की कीमतें 10 गुना गिर गईं। यहाँ कृपया संपत्ति मोनाको के अधिकतम निकटता में बॉसले 70 वर्ग मीटर 500,000 यूरो। ऐसा लग सकता है कि यह बहुत है, लेकिन मोनाको की तुलना में कीमतें लगभग 10 गुना कम हैं। व्लाद का सैलून फ्रांस से एक ब्लॉक दूर है, लेकिन फिर भी मोनाको के क्षेत्र में है और इसका मौलिक महत्व है। आप बॉसले में एक व्यवसाय खोल सकते हैं, मोटे तौर पर कहें, और वही ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं। ये एक सवाल है जो बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन जवाब स्पष्ट रूप से नहीं है। ये संभव नहीं होगा, ये नहीं हुआ। रुकें, कैसा था? मोनाको फिर भी मोनाको है। जो लोग मोनाको में रहते हैं उनके लिए ये मौलिक है। बॉसले और फ्रांस के बीच अंतर बहुत बड़ा है। यहाँ बॉसले का एक सैलून है। यदि आप मान लीजिए मेरे सैलून में आए, यहाँ बैठें और देखें कि मेरे ग्राहक कौन हैं, कौन मेरे पास आता है, और फिर बॉसले में जाएं, देखें, तो आप अंतर देखेंगे। ग्राहकों में फ्रांसीसी बहुत कम है। फ्रांसीसी मोनाको को बहुत पसंद नहीं करते। सामान्य रूप से फ्रांस और मोनाको के बीच विरोधाभास, मैंने कहा, मुख्य रूप से इस बात में है कि फ्रांसीसी और फ्रांस में भारी कर हैं। मोनाको में व्यापार करने वाले लोग, उन पर कोई कर नहीं है। फ्रांसीसी इस बात से नाराज हैं कि उनके पास पीलू के साथ ऐसा कैसे संभव है। मुझे लगता है हाँ, बहुत हाँ। जीवन केवल फ्रांसीसी और मोनाको में जीवन और कहीं कांस में जीवन में क्या अंतर है? जीवन अलग है। मोनाको में ये ऐसा है, मैं कहूँगा एक दलदल। ये हाँ, यही करोड़पतियों के लिए दलदल। लोग बाहर निकलते हैं। और स्थानीय निवासी, क्या वे नाराज हो सकते हैं अगर कोई मोनाको को फ्रांस कहे? जैसे कि नहीं, हम फ्रांस नहीं हैं, हम मोनाको हैं। बिल्कुल, वे सच में नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल। सुनिए, यह रियासत और राजशाही है, पूरी तरह से अलग दुनिया। मोनाको क्यों और फ्रांस क्यों नहीं? हाँ, सब कुछ सच कहूँ तो सबसे पहले मुख्य अंतर, फ्रांस में सफल लोगों से नफरत करते हैं और अमीर लोगों को पसंद नहीं करते। अगर सड़क पर एक अमेरिकी और एक फ्रांसीसी चल रहे हैं कोई, और सड़क पर एक शानदार कार जा रही है जिसमें एक महंगे कपड़े पहने आदमी सुंदर महिलाओं के साथ बैठा है, तो अमेरिकी सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं उस कार में जा सकूं, और फ्रांसीसी सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि वह बदमाश ऐसे मेरे साथ फुटपाथ पर चले। मोनाको एक राजशाही है। यहाँ सत्ता वंशानुगत रूप से हस्तांतरित होती है और यहाँ रैलियां बहुत दुर्लभ हैं। कोविड विरोध प्रदर्शन हुआ। जब कोविड असहमति थे तब उन्होंने विरोध किया। वे झंडे लेकर चले। उन्हें बाहर आने, अपना विरोध व्यक्त करने। जी, हम नहीं चाहते, टीके नहीं लगवाना चाहते, कोविड असहमति वाले हैं। मैंने कोई बड़े अन्य विरोध प्रदर्शन नहीं देखे। मोनाको में सब कुछ राजकुमार के अधीन है, और अगर मैं किसी मंत्री या अधिकारी का साक्षात्कार लेने जाती हूँ तो यह हम सब कुछ बहुत जांचते हैं। पहले हमें अनुमति मिलती है, फिर हमें बहुत नियंत्रित किया जाता है। हम करते हैं। मुझे सोवियत सेंसरशिप याद आई, जब यह आवश्यक था, हर शब्द की जांच की जाती थी। यहाँ भी सब कुछ इसी तरह से जांचा जाता है। सबसे भयानक अपराध वास्तव में राजकुमार और राजकुमार के परिवार का अपमान है। ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। कहा जाता है जो लोग जेल में जाते हैं वे राजकुमार के परिवार और राजकुमार का अपमान करने के लिए जाते हैं। ये अच्छा नहीं लगता। नहीं, हाँ, ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ उदार घटनाएं आसीई भी हैं। वेश्यावृत्ति की अनुमति है। सच है, हर कामकाजी महिला को अधिकारियों से अनुमति चाहिए। वेश्यालय यहाँ नहीं है। अलेक्जेंडर बॉल्यू में स्थित है। यह मोंटे कार्लो की तुलना में सस्ता है, फिर भी यह उच्च श्रेणी का रिसोर्ट है और कई लोग मोंटे कार्लो से जुड़े कुछ हद तक एक ग्रीष्मकालीन कॉलोनी है। डॉक मोंटे कार्लो के नाम पर रखा गया है।
लेकिन यह फ्रांस है। मोंटे कार्लो ये मोंटे कार्लो है। यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग और सरल है, और यह कहना चाहिए कि 200 साल से नीस से मोंटे कार्लो तक की दूरी मुख्य रूप से, निश्चित रूप से रूसियों ने खरीद ली है। लेकिन यूक्रेनियन जैसे कि कजाक और सोवियत लोग भी पीछे नहीं हैं। कैफिरा, विला रोथस्चाइल्ड का घर, चैपलिन का घर, ये सब पोस्ट सोवियत हैं। और अब युद्ध के समय में सभी भागे हुए, जैसे कि कहें आने वाले, ठहरने वाले, वे सब यहाँ हैं। लेकिन युद्ध की शुरुआत के साथ रूसी नौकाओं की संख्या कम हो गई है। कई चली गई, वे तुर्की चली गई, अफ्रीका चली गई। नौकाएं सभी ऑफशोर झंडों के तहत हैं। सांसद खुश हैं, देखो नौकाएं खड़ी हैं। लियोनिद दानिलोविच वह अब यहाँ कभी कभी टहलते हैं। फ्रांस सभी को सहन कर रहा है, जो इस स्थिति में सबसे भयानक है। और उन रूसियों को जो जैसे भाग गए हैं यहाँ से, उनके पास भी वैसे ही दस्तावेज हैं, वे भी शरणार्थी हैं, उन्हें भी भुगतान मिल रहा है। उन लोगों को समझना मुश्किल नहीं है जो यहाँ रहने के लिए उत्सुक हैं। इन खाड़ियों को देखकर हम मोनाको के बहुत करीब आ गए हैं। दाईं ओर यह राजा की आय वाली इमारत और राजा का भोजनालय है, जिसे अब हमारी यूक्रेनी महिला चला रही है। हमारी महिला ने नीले तट का सबसे अच्छा क्लब बनाया है। खाड़ी में नौकाएं हैं, लोग शांति से आराम कर रहे हैं, और समुद्र तट पर लोग बिना कपड़ों के शांति से धूप सेंक रहे हैं। यह जंगली समुद्र तट है। लेकिन मेरी राय में फंड में टेस्टोस्टेरोन थोड़ा ज्यादा है। ओ, मछलियां और सीगल हाँ खाने के लिए लड़ रहे हैं। कैप्टन बुरा सुझाव नहीं देगा। इंस्टाग्राम के लिंक वहां नीचे, पानी के नीचे। पिरान्हा दोस्तों, पिरान्हा खिलाना है। उंगली काट दी। क्या सच में? चट्टान कैक्टस से ढकी हुई है और उसके अंदर एक गुफा है। छोटी गुफा। बड़े जहाज ई को फेंट्रोबैंड के साथ छिपाना संभव नहीं होगा। मैंने पहले ही नीस और फ्रांस के कोटे डियाजूर के बारे में 2 एपिसोड बनाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उन्हें देखें। मोनाको का समुद्र तट चित्रमय नहीं है, ये सभ्यता से घिरा हुआ है। ये सब समुद्र के दृश्य के साथ एक जिम है। व्यायाम सुखद है। सदस्यता कितने की है? सभी पूछेंगे। लोग पूछेंगे, मैं निराश कर सकता हूँ। सदस्यता की कीमत 1700 यूरो प्रति वर्ष है। ये वास्तव में भी कम है। वास्तव में कल्पना कीजिए। हाँ, ये एक बहुत अच्छा जिम है और मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बेहतर है, क्योंकि देखिए आप बाहर निकले, आपके सामने समुद्र है और सब कुछ। अगर आप चाहें तो तैरने चले गए फिर। लेकिन क्या आपको मोनाको में बोरियत लगती है और जाने का मन करता है? मुझे अक्सर नहीं होता, क्योंकि यहाँ कहें तो बहुत से लोग पूर्व सोवियत संघ के क्षेत्र से हैं, इसलिए आप वास्तव में खुद को विदेश में महसूस नहीं करते, जैसे आप पेरिस या लंदन में महसूस कर सकते हैं। पैसे सब कुछ नहीं तय करते। समुद्र तट पर असुविधाएं संभव। लोगों के लिए अभी तक कोई आक्रमण नहीं हुआ है। क्या मोनाको समुद्र तट तैरने आते हैं? तैरते हैं, क्योंकि लोग अपने हाथों से जाल को नीचे कर देते हैं और वे तैरते हैं। हाँ, इसलिए सुबह आना चाहिए, यानी 11 बजे से पहले, जब सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ साफ होता है। 11 बजे के बाद इस छोटे से समुद्र तट पर बहुत अधिक लोग आ जाते हैं, खासकर अब जब सभी की छुट्टियां चल रही हैं। वहाँ इटली से लोग आते हैं, फ्रांस से। और 11 बजे के बाद यहाँ साफ दिखता है कि पानी पर क्रीम तैर रहा है। सर्दियों में मैं यहाँ तैरने नहीं आता, लेकिन कुछ लोग होते हैं।
जनवरी में जब तापमान 15 डिग्री होता है तब बच्चे आते हैं जैसे कि अंडरवियर तक कपड़े उतारते हैं और पानी में खेलते हैं। यानी अगर बाहर का तापमान अनुमति देता है तो पानी वह फिर भी वहां कम नहीं होता। कैलेंडर 12 खासकर इंग्लैंड या उत्तरी देशों के लोग वे तुरंत पहचाने जाते हैं क्योंकि मार्च के महीने में जब सब लोग अभी भी टोपी और जैकेट में होते हैं पहले सूरज के साथ, वे पहले से ही अपने तैराकी के लिए जाते हैं। यहाँ समुद्र तट पर मुझे 2 रूसी छात्राएं मिली। मजेदार है ना? मैं छुट्टियों में अधिकतम शशलिक ही कर सकता था। मैं कलिनिनग्राद से हूँ, यास्मिना कजान से है। हम विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं और हम छुट्टियों में यहाँ आई हैं। ओह, आप शायद हाल ही में रूस से पेजारियां आई हैं ही? मैं जिनेवा में पैदा हुई थी और सोनिया रूस में पैदा हुई थी। हम पहली बार साथ में छुट्टियों पर गए आखिरकार और हमने यहाँ आने का फैसला किया। हाँ, मोनाको में। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ तो हमने यही फैसला किया। मोनाको क्यों? खैर, मेरी यहाँ व्यक्तिगत रूप से एक अपार्टमेंट है, इसलिए सुविधाजनक। हाँ, आप क्या करेंगे? आराम करेंगे। हाँ, मोनाको शानदार कारों का कल्ट है। कई जगहों पर वे सामान्य कारों से भी ज्यादा हैं। यहाँ एक सामान्य स्थिति है, स्पोर्ट्स कारें एक के बाद एक। तीसरा फेरारी शोरूम जो सिर्फ मुझे दिखाई दिया। वहां उनकी लगभग 20 गाड़ियां हैं। मोनाको में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महंगी कारों के सभी प्रशंसकों के लिए मुख्य घटना फार्मूला 1 ग्रां प्री है। यहां स्मारक लेनिन के नहीं बल्कि रेसिंग कारों के बनाए जाते हैं। अलेक्जेंडर को भी फार्मूला पसंद है, लेकिन वह इसे गर्म बालकनी से नहीं बल्कि उस चट्टान से देखता है जो मोनाको के ऊपर लटकी हुई है। हाँ, बाईं ओर पत्थर है, हम वहां से देखते हैं। यह हमारा वीआईपी सेक्टर है जहां हमारे लिए मेज सजी होती है, रेड वाइन, पनीर, प्रसारण के साथ कंप्यूटर, दूरबीनें जिनसे पूरी ट्रैक दिखती है, न कि केवल एक टुकड़ा जब आप यहां बैठते हैं। पार्किंग बहुत सीमित है, यहां तक कि जो मॉपेड के लिए हैं वे भी हमेशा भरे रहते हैं। साधारण कार को पार्क करना और भी कठिन है और कई लोग ऐसी छोटी कारें खरीदते हैं और उन्हें मॉपेड की जगहों पर पार्क करते हैं। केंद्र से दूर पार्किंग की कीमत लगभग 5 यूरो 2 घंटे के लिए है। कुछ मिनटों के लिए पार्क करने के लिए भी बेहतर है कि आप भुगतान करें, नहीं तो पुलिस जल्दी से सजा देगी। वे इस पर बहुत ध्यान देते हैं। ड्राइवर कैसे व्यवहार करते हैं, पैदल यात्रियों को रास्ता देते हैं। कभी भी लाल बत्ती पर नहीं जाना चाहिए या गलत जगह पार्क नहीं करना चाहिए। गलत जगह पर पार्क करने पर वे आपको साबो पहनाएंगे, जैसा कि इसे कहते हैं। ऐसी चीज जो पहिए पर लगाई जाती है कुछ ब्लॉक कर देती है और जुर्माने शायद बहुत अच्छे होते हैं। मोनाको में केवल एक ही रेलवे स्टेशन है और यह पहाड़ों के अंदर बनाया गया है जैसे कि पूरी रेलवे लाइन। सतह पर इसे बनाना वास्तव में बिल्कुल असंभव था। वैसे तो रियासत में ज्यादा दूर नहीं जा सकते, लेकिन क्स्यूशा के पास फिर भी बस का पास है। ऐसी दूरी के लिए वास्तव में बस का पास चाहिए। अगर आप मोनाको में रहते हैं तो हाँ, ये बहुत सुविधाजनक है। मोनाको ये बुरा? अरे फिर भी कभी कभी यहाँ फेरारी चलाते हैं। अरे लेकिन अगर फेरारी से टकरा गए तो बुरा नहीं लगेगा। मैं खुशी से अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। मैं खुशी से आमंत्रित करना चाहती हूँ माँ को मेहमान के रूप में और उन्हें नीले तट की सुंदरता दिखाना चाहती हूँ। अभी तक नहीं आई? अभी तक माँ नहीं आई, लेकिन मेरे करीबी दोस्त पहले ही आ चुके हैं। मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ। जो सबसे साहसी होता है वही इन वीजा के साथ संघर्ष करता है। क्या वे तुम्हारे यहाँ रुके थे? भाग्यशाली दोस्त। अतिथि सत्कार करने वाले। मुझे अच्छा लगता है जब वे आते हैं, मैं उन्हें सुंदरता दिखाती हूँ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह लगभग मुफ्त है, यानी टिकट्स तक। गांव से बस में 2 यूरो 50 में मेंटन तक, मेरे ख्याल से 3 यूरो। तुम मुख्य हो, आओगे और तुम्हारे चारों ओर पहले से ही सुंदरता होगी। पहाड़ पर जहां हम क्सेनिया चढ़ रहे हैं, एक पुराना शहर है, शासक परिवार का किला है जो पुरानी जीतों और
इतिहास की बात करती हैं। वैसे आखिरी कॉन्सर्ट में प्रिंस अल्बर्ट मेरे ठीक पीछे बैठे थे। सच में? हाँ, महल में एक कॉन्सर्ट था, एक प्रिंस का, कि चूंकि यह एक विशेष कॉन्सर्ट था, एक महत्वपूर्ण घटना, अल्बर्ट ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, वह बैठे थे। क्या आपके बीच में सुरक्षा गार्ड की पंक्तियां थीं? कोई नहीं, वहाँ मुझे नहीं पता, 3 आखिरी पंक्तियां बस, वह हमारे पीछे बैठे थे। यहाँ पर दुनिया की सबसे छोटी सेनाओं में से एक के प्रतिनिधि सेवा देते हैं और पूरे देश का दृश्य दिखता है। सटीक रूप से कहें तो एक साथ 3 देशों का दृश्य। सबसे आखिरी पहाड़ इटली के तट हैं। मैं अभी सीधे उंगली से दिखाऊंगा जहाँ सीमा गुजरती है। यह गगनचुंबी इमारत, यह मोनाको का अंतिम बिंदु है। आगे यह समुद्र के किनारे एक संकरी पट्टी के रूप में जाता है और कहीं यहाँ बीच में सीमा गुजरती है। ऊपरी बहुमंजिला इमारतें, ये अब फ्रांस है और हमारे पीछे बस 100 मीटर या 300 मीटर मोनाको। यहाँ हम देश का 95% हिस्सा देख सकते हैं। और ये मोनाको का पुराना शहर है। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। लंबे समय तक यह भूमि का टुकड़ा इटली का हिस्सा था, फिर फ्रांस का। सब कुछ घनी आबादी वाला है, लेकिन नीचे जो हो रहा है उसकी तुलना में यहाँ शांति है। काफी कम लोग हैं, मैं कहूंगी कोई नहीं। मेरे लिए पुराना शहर रोम का एक छोटा सा हिस्सा है, बस बिना किसी प्रदर्शन के, बिना इन हार्मोन्स के। यहाँ पुराने शहर में नगरपालिका है, जहाँ क्सेनिया को नौकरी देने से मना कर दिया गया था। मोनाको की नगरपालिका ने मुझसे कहा कि पढ़ाने के लिए फ्रेंच भाषा और फ्रेंच डिप्लोमा दोनों की आवश्यकता है। छवि और विकास पर बड़ा प्रभाव। मोनाको पर अमेरिकी अभिनेत्री ग्रेस केली का बड़ा प्रभाव पड़ा, जिनसे मोनाको के राजकुमार रेनियर ने प्यार किया और उन्हें अपने राज्य में ले गए। और उन्होंने अपनी हॉलीवुड अभिनेत्री की करियर को समाप्त कर दिया और मोनाको की राजकुमारी बन गईं। हम मोनाको में कई विदेशी पौधे देख सकते हैं। ग्रेस केली ने व्यक्तिगत रूप से मोनाको के हरियालीकरण का चयन और प्रबंधन किया। संक्षेप में, वह बगीचे में काम करती थी। यह जापानी बगीचा राजकुमारी ग्रेस का है। यह उनका प्रोजेक्ट मोन्थक, और यह राजकुमारी ग्रेस एवेन्यू पर स्थित है। बहुत ही शांत जगह, जहां लोग अक्सर एक कप चाय पीने आते हैं, जिसे वे अपने साथ नहीं लाते, पानी के पास एक छोटा पिकनिक मनाने के लिए। युद्ध और प्रतिबंधों की स्थिति में रूसियों के लिए मोनाको में व्यापार करना कठिन हो गया है। हमने अखबार की स्थापना की थी 12 साल पहले। सब कुछ बहुत सामान्य और अच्छा था, अच्छी आय थी। आज स्थिति मूल रूप से अलग है, लेकिन फिर भी हम टिके हुए हैं। मोनाको में अपना व्यवसाय खोलना एक बड़ा मिशन है और केवल बड़ी रकम चुकाना पर्याप्त नहीं है। आपको कई चरणों की जांच से भी गुजरना होगा, जैसे कि मोनाको में। हाँ, मतलब आप अपनी जानकारी जमा करते हैं और ये बहुत बड़ा होता है। आप अपनी पूरी जिंदगी लिखते हैं, आपने क्या किया, कहाँ रहे, हाँ आपने क्या किया, किससे जुड़े, पते और फोन नंबर के साथ। मैं स्वाभाविक रूप से किसी भी समस्या के बारे में बात नहीं करूंगा, जैसे कि किसी भी सरकारी विभाग के साथ, भगवान न करे। वे सोशल मीडिया को भी बहुत बारीकी से और ध्यानपूर्वक जांचते हैं। हमारे मामले में ये चला। हमारे पास 2 साझेदार थे, मैं और मेरा निवेशक। ये मोनाको की ओर से 4.5 महीने की स्वीकृति थी। क्या उन्होंने आप दोनों का अध्ययन किया? बिल्कुल। अगर मोनाको में सब कुछ इतना महंगा है तो हर कोई यहाँ क्यों आना चाहता है और यहाँ व्यापार पंजीकृत करना चाहता है? ये बहुत सरल है। यहाँ कर बहुत कम है और कुछ प्रकार के कर आप तो बिल्कुल नहीं है। बड़े व्यवसाय फायदेमंद है, लेकिन छोटे व्यवसाय फायदेमंद नहीं है। क्या आपको आवास किराए पर लेना होगा कार्यालय के लिए? यह अनिवार्य है कि आपके पास हो। लेखा विभाग, कंपनी के निदेशक का होना अनिवार्य है। जब आप यह गणना करते हैं कि आपके कुल खर्चे क्या होंगे, इसे कर कहें, लेकिन आपके पास अनिवार्य खर्चे होंगे। यहाँ अप्रत्याशित खर्चों के कारण कई व्यवसाय विफल हो गए। यहाँ निवेशक आए बहुत बड़े, उन्होंने रेस्तरां खोले,
अनुभव के साथ। रूसी, यूक्रेनी और यह बिल्कुल अलग है। इन सभी रूसी रेस्तरां की गलतियां क्या थीं? उन्होंने खर्चों की गणना नहीं की। एक रेस्तरां 2 हफ्ते के काम के बाद बंद हो गया। आज मैंने एक साक्षात्कार किया मालिकिन के साथ, नर्सरी और डे केयर की, जिन्होंने कहा, नीना 10 साल हम यहाँ हैं, ये एक उपलब्धि है। बड़े फ्रांसीसी व्यवसायी भारी फ्रांसीसी करों से बचने के लिए मोनाको भागना चाहेंगे, लेकिन यह आसान नहीं है। यहाँ नियोक्ता के लिए कानून फ्रांस की तुलना में अधिक लाभकारी हैं और कर्मचारियों पर खर्च यहाँ फ्रांस की तुलना में बहुत अधिक लाभकारी है। एक व्यक्ति जिसके पास फ्रांसीसी पासपोर्ट है वह मोनाको में कभी भी मरम्मत नहीं कर सकता। ये मुख्य शर्त है, ये मुख्य शर्त है। तुम पहले से ही शुरुआत में ही अपना रास्ता चुनना होगा, या तो वहां या वहां। एक बार जब आप फंस जाते हैं फ्रांस की कर सेवा के, वहां से निकलना वास्तव में हम कह सकते हैं कि लगभग असंभव है। और यह निवासी कार्ड, क्या इसे उस व्यक्ति को नहीं दिया जाता जिसने बस एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदा हो? उदाहरण के लिए यहाँ मुश्किल है, क्योंकि अगर खरीदा है तो हाँ, अगर किराए पर लिया है तो तथ्य, और अगर निवासी नहीं है तो किराए पर भी नहीं दे सकते। यानी मोनाको का निवासी बनना जटिल सवाल है, लेकिन हल किया जा सकता है। लेकिन नागरिक बनना लगभग असंभव है, सिवाय विशेष सेवाओं के लिए राजकुमार के आदेश से। मोनाको का नागरिक बनना असंभव है। आपकी माँ पिता भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर माता पिता जो ने यहाँ बच्चे को जन्म दिया है तो वह नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है, यह भी नहीं। माँ या पिता को होना चाहिए, केवल विरासत में। मेरा पोता मोनाको में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी माँ और पिता नहीं, कुछ मोनाको के नागरिक नहीं है। उसके पासपोर्ट में केवल जन्म स्थान है मोनाको। मैं पर्यटक वीजा पर आई थी। वर्तमान में मैं प्रक्रिया में हूँ। अभी मैं विभिन्न दस्तावेज बना रही हूँ। मोनाको में बना रही हो या फ्रांस में? फ्रांस में, हाँ। अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्सेनिया अंग्रेजी में बात करती है। सही रिया, और मोनाको में फ्रेंच सीखना जरूरी है या नहीं? जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप स्कूल में या किसी सरकारी संस्थान में काम करना चाहते हैं, हाँ, या मोनाको की नगर पालिका में, तो निश्चित रूप से फ्रेंच बेहतर। क्योंकि मैं संगीत अकादमी में काम के बारे में जानने गई थी विनाना से पोर्टो में, और मुझे बताया गया सब कुछ ठीक है, लेकिन फ्रेंच की जरूरत है। शुरुआत में एलेना को बहुत परेशानी हुई क्योंकि वह फ्रेंच नहीं जानती थी। मैं अपने लंदन की अंग्रेजी में बात करती हूँ। वे बस मुड़ते हैं और चले जाते हैं। मैं रूसी में बात करती हूँ, वे खुश होते हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं समझते। वे खुश होते हैं कि मैं रूसी हूँ। वे इस पर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। मुझे फ्रेंच 0 से सीखना था, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में काम शुरू कर रही हूँ। मैं समझती हूँ आप फ्रेंच विश्वविद्यालय में हैं, प्रसिद्ध देश में, और उसके बाहर कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता। समझते हैं, विशेषकर विश्वविद्यालय में सभी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन वहाँ नहीं। मुझे इसे 3 महीने में अधिकतम सीखना था ताकि मैं व्याख्यान देना शुरू कर सकूं। भू राजनीतिक स्थिति के बावजूद हाल ही में मोनाको के पास रूसी भाषी बच्चों के लिए एक स्कूल खुला है। नास्तिया का एक बच्चा है, उसकी उम्र 4 साल है। बच्चों के खेल के मैदान, हाँ, वे हमेशा साफ रहते हैं। अगर कुछ टूट जाता है तो वे आते हैं, हाँ, और ठीक करते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वहाँ कोई जंग लगी हुई पाइप होगी और किसी की आंख में लग जाएगी। फ्रांस में बासोले में जाओ, वहाँ स्थिति अलग होगी। वहाँ ऐसे खेल के मैदान होते हैं जहाँ जाना बेहतर नहीं है। नास्तिया के माता पिता भी मोल्दोवा से पास के फ्रांसीसी शहर में चले गए और उसने भी मोनाको में ही बच्चे को जन्म दिया। खैर, अस्पताल वहाँ नहीं जाऊंगी, अगला घर पर। हाँ, मोनाको में यह अनुमति नहीं है कि नर्स घर पर आए, इसलिए जैसे कि मैं अपने लिए जगह ढूंढ रही हूँ, आसपास कहूँगी। मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन ये इस वजह से नहीं है कि जैसे कि कुछ ऐसा कहें। अस्पताल ऐसा नहीं है, बस ये एक सामान्य बात है। हम आपके साथ चिकित्सा संबंध, उनके पास अस्पतालों में ये होता है, वे आपके पास आकर जांचने के लिए, उंगलियों से छेड़छाड़ करने के लिए बाध्य होते हैं। कुल मिलाकर ये सब मेरे लिए नहीं है। अगर बीमा नहीं होता तो ये सब शामिल होता, कहीं 4,000-5,000 यूरो में। लेकिन चूंकि मेरे पास सरकारी चिकित्सा बीमा है, इसने सब कुछ कवर कर दिया। फिर से कोई स्थिति नहीं, ना बच्चे को, ना माता पिता को। मोनाको में जन्म ने कुछ नहीं दिया।
राज्य में बहुत से अमीर लोग हैं और सभी सुरक्षा और गोपनीयता के प्रति जुनूनी हैं। इसलिए मुझसे अक्सर कहा जाता है कि मैं शूटिंग न करूं। बिल्कुल, कोई चिंता करने की थोड़ी भी बात नहीं, हम इसे पूरी तरह से संभाल लेंगे। हमें इसे करना होगा, ये जरूरी है कि मैं कौन सी विशेषता रखता हूँ। मोनाको ने यह निष्कर्ष निकाला, इसलिए मुझे कहीं ठीक शूटिंग करने की अनुमति नहीं है। रिसेप्शन पर उन्होंने दीवार और हमें शूट करने के लिए कहा। बस इमारत में कुछ कहें तो वास्तव में प्रसिद्ध खिलाड़ी भी थे। यह भी एक विशेषता है क्यों लोग इसके लिए पैसे देते हैं। आवास ऐसे छोटे से राज्य में ये इसलिए है क्योंकि यहाँ कुछ गोपनीयता और सुरक्षा है। ये भी इसी से आता है कि एक दूसरे के स्थानों का सम्मान किया जाता है और वे इसे बहुत पसंद नहीं करते। मोनाको फ्रांस नहीं है। मैं यहाँ सुरक्षित महसूस करती हूँ। यहाँ बहुत सुरक्षित है क्योंकि यहाँ कैमरे हैं और मोनाको वास्तव में मेरे लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है। सुरक्षा के मामले में जैसा मैंने नॉर्वे में महसूस किया था, बहुत शांत, खासकर सर्दियों में बहुत शांत, बहुत साफ। फ्रांस के क्षेत्र में मैं ये नहीं कहूंगी कि इतना। तुम नीस में थी ना? हर 20 मिनट में बिना किसी सीमा नियंत्रण के लोगों से भरी ट्रेन आती है, लेकिन पुलिस ने अदृश्य रूप से काम करना सीख लिया है। हमारी पुलिस बहुत सख्त है। हमारे पास वीडियो कैमरे हैं, वे तुरंत पहचान लेते हैं। लेकिन मोनाको की क्षेत्र की बात करें तो ये अलग कहानी है। आप निवासी हैं तो दोगुना सुरक्षित हैं। एलेना ने स्थानीय पुलिसकर्मियों की काफी निर्णायक कार्रवाई देखी। शायद 10 फ्रांसीसी लोग बहुत डीठ अपनी साइकिलों पर आ रहे थे। वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और पुलिसकर्मी था, इसलिए उन्हें रोकना पड़ा। तुम उन्हें रोक नहीं सकते। वह रुका और बस इशारे से, बिना कुछ कहे, उन्हें सीढ़ियों की ओर इशारा करता है जो दूसरी सड़क की ओर जाती है। यह फ्रांस है और कहता है इस तरह जाओ। क्या? कैसे? वहाँ तुरंत बस। अगर तुम्हें किसी समस्या हुई, भगवान न करे, इन संरचनाओं के साथ मोनाको में, तो तुम्हें पूरी तरह से प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। मुझे फ्रांस के दक्षिण में बहुत अच्छा लगता है। ईमानदारी से कहूँ, कठिनाइयों के बावजूद जो हम कोरोना वायरस और युद्ध के साथ अनुभव कर रहे थे, मुझे लगता है सभी ने अनुभव किया। मेरी पूरी जिंदगी की सपना थी कि मैं ऐसी जगह रहूं जहां अच्छा मौसम हो, अच्छे उत्पाद हो, मुस्कुराते हुए लोग हों। और मैं हर दिन सकारात्मकता के साथ जागता हूं, काम पर जाता हूं। लगभग तुम्हारा आंगन, तुम्हारा घर कहीं पास में? हाँ, मेरा घर पास में है। खैर, अगर इसे तुम्हारे किशिनेव के आंगन से तुलना करें। खैर, मेरे पास किशिनेव में भी एक आंगन था और मुझे लगता है कि मैं बहुत याद करता हूँ क्योंकि कभी कभी उस एहसास की कमी होती है। घर का दरवाज़ा खोलना और नंगे पांव अपने आंगन में जाना और छत पर बैठकर एक कप चाय पीना। सर्दियों में सब कुछ बर्फ से ढका नहीं होता। इसके अपने फायदे हैं। मोनाको में भी फायदे हैं। हाँ, ऐसा है यह मोनाको का राजकुमार राज्य। एक तरफ केवल चुनिंदा लोगों के लिए है, दूसरी तरफ जो यहाँ रहना चाहते हैं कुछ भी असंभव नहीं। और अब हम उनके खुश चेहरे देख सकते हैं। यह एक छोटे से देश के बारे में एपिसोड था जिसमें विशाल महत्वाकांक्षाएं और असामान्य लोग हैं जिन्होंने मोनाको को अपना घर बना लिया है। मेरे नए वीडियो को मिस न करने के लिए मेरे YouTube और Instagram पर सब्सक्राइब करें। हर जगह मैं हूँ वो वकार मानव।